नहीं सर, पेपर तो मेरे हिसाब से डिफिकल्ट रहा क्योंकि मैं पढ़ा नहीं था और उसके बाद मैं पहले बता देता हूँ कि जो नहीं पढ़ेगा प्रॉपर 4-5 महीने की अच्छी से तैयारी नहीं करेगा, हल्के में लेके आएगा मेरी तरह, उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और पहले ही और उसके बाद पेपर बहुत डिफिकल्ट था। जो हिंदी का संस्कृत वाला जो पोर्शन था, हिंदी का जो शिक्षण वाला पोर्शन था, वही उठा के कन्वर्ट करके बनाया। तो ऐसा इस तरीके से नहीं करना चाहिए सर। इसका मतलब यह है कि पेपर बनाने से भाग रहे हैं बिना लाइन करके, उसका क्या मतलब है? और ओवरऑल पेपर कैसा रहा? पेपर तो अच्छा था सर। लोग बता रहे हैं पेपर टफ आ रहा है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, पेपर बहुत सरल रहा है। कल के पेपर बच्चे बता रहे थे बहुत टफ है। एनसीईआरटी में ईवीएस का जो भी मतलब जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपका सीटेट का एग्जाम आज से फर्स्ट फेज का एग्जाम शुरू हो गया है। आज पहले दिन की परीक्षा थी और कई छात्रों के द्वारा रिव्यू भी आया, कई सारे मैसेजेस भी आए। कुछ लोगों से मैंने पर्सनली भी पूछा कि एग्जाम टफ था या इजी था, और बहुत सारे रिव्यूज पड़े भी हैं, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। तो वहाँ ऑलमोस्ट लोग ये कह रहे हैं कि आसान था, बहुत आसान था, कुछ कह रहे हैं बहुत टफ था। तो देखिए, मैं पहली बात तो ये है कि मैं डिमोटिवेट करने नहीं आई हूँ किसी को। जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि बहुत आसान था, सबसे पहली बात तो अगर इसी पे चर्चा कर ली जाए तो आसान, आपके पास जैसे 150 क्वेश्चन है, अगर हमें कोई ऑफलाइन एग्जाम हम देने जा रहे हैं और उसमें पेपर हमको मिल पा रहा है वापस करके लिए, तो उसमें समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन किस कैटेगरी का है। हम उसको मॉडरेट में रख सकते हैं, इजी में रख सकते हैं, इजी टू मॉडरेट में, मॉडरेट टू डिफिकल्ट में रख सकते हैं। अब जहां पेपर ही नहीं मिला तो सोचिए जरा, 150 क्वेश्चन में से कोई कितने ही क्वेश्चन याद रख सकता है। और आप एकदम से सेंटर के बाहर निकल के आके कह दे रहे हैं कि बहुत आसान था, या कई लोग कह दे रहे हैं बहुत कठिन था। तो देखिए, एग्जाम कैसा था इस बात का अनुभव आप स्वयं तब कर पाएंगे जाके जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे। पेपर में मतलब कि हर सब्जेक्ट में 10 से आने वाले विद्यार्थियों को जो परीक्षा देने आएंगे उनको हम यही निर्देश देना चाहेंगे कि आप लोग अच्छे से यूथ कंपटीशन की बुक ले लीजिए और जो विगत वर्षों के पेपर हो चुके हैं उनको तो अच्छे से तैयारी करके आइए। और एनसीईआरटी की बुक, आप पिछले पेपर पढ़ के आ रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप अच्छे से सब कुछ पेपर करेंगे, 10 वर्षों का होना चाहिए, उसका एक बार रिवीजन कर ले अच्छे से। सीपीटी टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको मैनेज करना चाहिए हम सभी को। और ये ऑफलाइन से काफी बेहतर परीक्षा है, क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें पेंटिंग करना, मतलब गोला करना, फॉर्म भरना, उसमें हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों का टाइम खराब होता है। इसमें क्या है कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हमें अपना सब्जेक्ट दिया हुआ है। और एक चीज और बेनिफिट है इसमें कि हमको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है कि यार ध्यान देना पड़ेगा कि फर्स्ट पेपर पहले कर रहे हैं कि सेकंड पेपर पहले कर रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से करिए। एक सीरियल वाइज दिया हुआ है, जैसे दिया है उसे आपको करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं 150 अटेम्प्ट करके आया हूं। अभी जो टफ या इजी रहता है उसमें दो तरह की चीजें चलती हैं। एक तो ये कि जब हम लोग परीक्षा देने जाते हैं तो खुद से सोचिए जरा, ऑनलाइन एग्जाम कंटिन्यू चल रहा है, ऊपर टाइमर भी चल रहा है स्क्रीन पर, और एक प्रेशर भी है कि क्वेश्चन कंप्लीट भी करने हैं। तो ऐसे में कितने ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से छप के रह जाते हैं। सिर्फ वही क्वेश्चन आसानी से दिमाग में फिक्स रह जाते हैं जो बहुत आसान होते हैं, जिन्हें हमने बहुत आसानी से कर लिया होता है। और एग्जाम हॉल से निकलते ही रिव्यू के तौर पर हम वही बताने लग जाते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन बहुत आसान था, ये क्वेश्चन बहुत कठिन था। मीन्स ओवरऑल अगर देखा जाए तो कभी भी कोई भी पेपर ऐसा नहीं होता कि बहुत ही कठिन हो या फिर बहुत ही आसान हो। पेपर बहुत जिम्मेदारी के साथ बनाया जाता है आयोग के द्वारा। कोई भी आयोग हो या कोई भी संस्था हो, किसी के द्वारा पेपर बहुत जिम्मेदारी के साथ बनाया जाता है। उसमें हर एक सेक्शन का बराबर वेटेज रहता है। इजी का भी एक पर्टिकुलर परसेंटेज होता है, टफ का भी एक परसेंटेज होता है अपना, और मॉडरेट का भी एक अपना परसेंटेज होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम उस बात पर नहीं जाते हैं इजी था, मॉडरेट था या टिपिकल था। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स ने हमें मैसेजेस भी किए हुए हैं, जिसमें से एक मैसेज मुझे मतलब बहुत ही क्या ही कहें, उसके 2-3 नंबर फालतू ही चले गए। और पूरी तरह से उन्होंने ये बात लिखी थी कि मैम पेपर जो आया था सारी चीजें सब ठीक थी, क्वेश्चंस बस थोड़े से लेंदी थे, पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा था। और हुआ क्या, उनके साथ बता रही थी कि एनईपी 2020 से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, एनसीएफ 2005 से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। और एक क्वेश्चन उन्होंने बताया कि मैम आगमन या निगमन से क्वेश्चन था। मुझे अभी तक ये याद नहीं है कि आगमन से था या निगमन से था, क्योंकि मैं उसमें खुद इतनी कंफ्यूज हो गई। मुझे ये नहीं याद आ रहा था कि आगमन वाला उदाहरण से शुरू होता है या निगमन वाला उदाहरण से शुरू होता है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं और आप कंफ्यूजन में गलत कर देते हैं जाके, तो मैंने सोचा आज हम उन्हीं ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे हॉट टॉपिक्स हैं जिनमें एकदम से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। एक एक मेथड के कई कई नाम हैं, तो एकदम से समझ में नहीं आता है सामने से कि कौन सा एग्जाम्पल से है, कौन सा रूल से शुरू होता है। उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे ताकि आगे से किसी भी शिफ्ट में किसी भी स्टूडेंट का इस तरह का कोई क्वेश्चन, या यूं कह सकते हैं सिली मिस्टेक्स ना हो। और रही बात आप लोगों की, आप लोग जो भी देख रहे हैं, आप में से जिसका भी एग्जाम हो गया है और उनको अगर कोई क्वेश्चंस याद हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए कौन कौन से क्वेश्चन है। और कोई भी कैंडिडेट यदि ऐसा है जिसको लगता है कि उसका एग्जाम आने वाले 10 दिनों के भीतर है या 15 दिनों के भीतर है, तो शायद 13 या 14 जनवरी तक एग्जाम्स हैं लास्ट में, तो अगर तब तक किसी की परीक्षा है और अगर ये सोच सोच के डर लग रहा है कि ये टॉपिक ऐसा है जिसको देखते ही हमें कंफ्यूजन हो जाता है या फिर इस टॉपिक से हमें घबराहट होती है, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपकी उस प्रॉब्लम को बहुत आसान कर सकते हैं।
ठीक है, फिलहाल हम यहाँ आगमन और निगमन देख लेते हैं। मैंने सोचा है एक नई शिक्षा नीति पर भी एक होलिस्टिक अप्रोच से वीडियो बना देंगे, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस उसी वीडियो से आ जाएंगे। मीन्स कहने का मतलब ये है कि शिक्षा नीति में कुछ छोड़ेंगे नहीं, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से और बहुत आसान भाषा में सारे फैक्ट्स एक ही वीडियो में बता देंगे, जिससे कि ताकि आपका कोई और क्वेश्चन गलत ना हो आगे से। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं आगमन और निगमन विधि के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम आगमन विधि की। ये जो आगमन विधि है और निगमन विधि है, एक तरह से ये दोनों विधियां पढ़ाने में साथ साथ चलती हैं। हम एक तरफ लिखते हैं निगमन विधि। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आती है कि इसको कैसे याद करें कि इसमें कतई कंफ्यूजन ना हो। इनमें से एक विधि ऐसी है जो उदाहरण से शुरू होती है, एक विधि नियमित शुरू होती है, लेकिन इन दोनों ही विधियों के कई और नाम भी हैं, या यूं कहें कि दोनों ही विधियां लगभग 5-5, 6-6 शिक्षण सूत्रों पर आधारित होकर चलती हैं। तो देखते हैं कैसे। ये जो आगमन विधि, अच्छा, दोनों ही विधियों के जो प्रणेता थे वो सुकरात थे। ठीक है, ये बात याद रखनी है। आगमन विधि के लिए आप एक बहुत छोटी सी ट्रिक याद कर लीजिए, अविसा। आ का मतलब है आ फॉर आगमन, वी का मतलब है विशिष्ट, और सा का मतलब है सामान्य, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर चलने वाली विधि। ऐसी विधि जिसमें स्टडी विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। अच्छा, इसका मतलब क्या है विशिष्ट का? ये जो विशिष्ट शब्द है इसको बच्चे के लिए एग्जाम्पल के परिप्रेक्ष्य में रखा गया है। जो विशिष्ट है वो उदाहरण को माना गया है कि उदाहरण बच्चे के लिए स्पेशल है। मीन्स जब उसको उदाहरण दे के समझाएंगे तब उसको बहुत बेहतर से समझ में आएगा। और नियम को एकदम जनरल कहा गया है, नियम को सामान्य की संज्ञा दी गई है। तो इसका विशिष्ट का मतलब है कि ये विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर तो चल ही रही है, और विशिष्ट अर्थात उदाहरण, यानी उदाहरण से नियम की ओर चलेगी। यानी पहले उदाहरण दिया जाएगा, उसके बाद नियम स्टेब्लिश कराया जाएगा। ठीक है, अब जो चीज उदाहरण में बच्चे को बताई गई है, इसका मतलब उदाहरण तभी तो बच्चे को बताया जाता है जब बच्चा उदाहरण को जान रहा होता है। जैसे अगर बच्चों को समझाया जाए कि पानी में कुछ जीव ऐसे हैं जो सिर्फ पानी में ही रह सकते हैं, और पानी से बाहर आते ही वो मर जाते हैं क्योंकि उनका जीवन पानी ही है। ये पूरी बात समझाने से पहले, ये पूरा सिद्धांत समझाने से पहले बच्चे को ये बता दिया जाए कि आप लोगों ने मछली देखी है? कहेंगे हाँ, तो वो बताएंगे कि जैसे ही पानी से निकालो वैसे ही मर जाती है। मीन्स मछली क्या है उसके लिए? उदाहरण है। और वो उदाहरण हमने क्यों दिया? क्योंकि उसे वो चीज ज्ञात है, यानी जो उदाहरण है उसे बच्चा जानता है। अर्थात यही विधि जो है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। और जो चीज ज्ञात है इसका मतलब क्या है? बच्चे को वो चीज दिखाई दे रही है तभी तो वो उस चीज को जानता है। तो ज्ञात का मतलब बच्चे के लिए स्थूल से है, दिखाई दे रही है मतलब जो चीज सामने से दिखाई दे रही है वो स्थूल रूप में है। तो यही विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। और जो चीज स्थूल होती है वही तो मूर्त होती है। भाई मूर्त और अमूर्त में फर्क तो इतना ही है कि मूर्त वो चीज, जैसे ये मार्कर है हमको दिखाई दे रहा है, मूर्त है। ठीक है, ये जो शब्द लिखे हुए हैं ये लिपि है, और लिपि हमको दिखाई दे रही है, इसका मतलब लिपि स्थूल है। ठीक है, यही अगर हम ध्वनि की बात करें तो ध्वनि कैसी है? ध्वनि हमको दिखाई नहीं देती है, ध्वनि को बस हम सुन सकते हैं। तो ये क्या है? ये सूक्ष्म है ध्वनि। और अगर इसी बात को हम ऐसे कहें कि जो चीज स्थूल है वो चीज मूर्त भी है, मतलब ये है कि हम लिपि को देख पा रहे हैं यानी ये मूर्त है, और हम ध्वनि को सिर्फ सुन पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे, इसका मतलब ये अमूर्त है। अर्थात यही जो आगमन विधि है वो अगर स्थूल से सूक्ष्म की ओर चल रही है, इसका सीधा अर्थ है कि ये मूर्त से अमूर्त की ओर भी चलती है। और जो चीज मूर्त है, जो बच्चा सामने से देख पा रहा है, वो चीज उसके लिए बहुत सरल है, सिंपल सी बात है, उदाहरण बच्चे के लिए बहुत आसान होता है। यानी यही विधि सरल से कठिन की ओर चल रही है। और जो चीज सरल है बच्चे के लिए, या जो चीज मूर्त है, जो उसको सामने से दिखाई दे रही है, वही चीज तो उसके लिए प्रत्यक्ष है। सामने से दिखने का मतलब ही ये होता है कि कोई चीज आपको प्रत्यक्ष तौर पे दिखाई दे रही है। तो यही विधि प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलती है। नियम का अर्थ क्या है? पहले उदाहरण दिया मतलब प्रत्यक्ष दिखाया, उसके बाद नियम की स्थापना करी, मीन्स हमने उस उदाहरण का प्रमाण दिया। तो यही विधि प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलती है। और इसी के लिए एक शब्द आता है बॉटम टू टॉप अप्रोच।
यानी ये जो आगमन विधि है या निगमन विधि है बहुत आसान है, बस इसको एक स्टोरी की तरह कनेक्ट करते हुए आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके ठीक अपोजिट क्या हो जाएगी, निगमन विधि। लेकिन इसको हम कैसे याद करेंगे, क्या ऐसा थोड़ी है कि जब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो पहले इतना सारा कुछ लिख लेंगे उस ट्रिक से, तब हम इसके अपोजिट वाली चीजें ले जाएंगे? नहीं, इसका सीधा ट्रिक ये है निसाबी, यानी नी फॉर निगमन और सा फॉर सामान्य। यानी ये कैसे चलती है, सामान्य से वे फॉर विशिष्ट की ओर। और जो चीज सामान्य है बच्चे के लिए वो क्या है, नियम है, तो ये नियम से उदाहरण की ओर चलेगी। और जो नियम है, नियम ही तो बच्चा नहीं जानता है ना, वही तो सिखाते हैं इसको निगमन विधि में। तो जो नहीं जानता है मीन्स वो अज्ञात है उसके लिए, तो यही विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलेगी, ठीक है। और जो चीज अज्ञात है जिसे बच्चा नहीं जानता है वो उसके लिए कठिन है, जो नहीं जान रहा है, यानी कठिन से सरल की ओर। या फिर जो चीज अज्ञात है वो चीज सूक्ष्म है, भाई सूक्ष्म है तभी तो नहीं जान पा रहा है, कोई चीज सूक्ष्म है तभी तो कठिन है उसके लिए, यानी सूक्ष्म से स्थूल की ओर भी यही विधि चल रही है, ठीक है। और जो चीज सूक्ष्म है इसका सीधा मतलब ये है कि ये चीज अमूर्त भी है, तो अमूर्त से मूर्त की ओर चल रही है। और जो चीज अमूर्त है यानी कि वो पहले से कैसी है, प्रमाणित है, नियम पहले से प्रमाणित होते हैं, ठीक है, तो प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर चल रही है ये, और इसको कहते हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच। ठीक है, तो ये था आपका आगमन और निगमन विधियां, और इनको आप ये भी कह सकते हैं, इन दोनों को मिला के आप प्रयोग और सहयोग विधि भी कह सकते हैं, प्रयोग और सहयोग विधि, ठीक है। और दोनों ही विधियों के प्रतिपादक जो थे वो आपके थे अरस्तु, दोनों ही विधियों के प्रतिपादक। और इनमें एक चीज और देख लो, जो आगमन विधि है, बहुत से लोग इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ गया आगमन निगमन से, अगली शिफ्ट में अगर क्वेश्चन आ गया अगली शिफ्ट में मान लीजिए क्वेश्चन आ गया अपसारी और अभिसारी से, तो फिर कैसे करिएगा, वही कंफ्यूजन फिर से क्रिएट हो रहा है। तो उसके लिए बहुत ठीक से समझ लीजिए, जो आगमन है वही अपसारी विधि है, ठीक है। और इस अपसारी का मतलब ये है, या यूं कहिए कि वो मतलब है या नहीं मुझे नहीं पता, वो मैंने अपने हिसाब से बना लिया है एक ट्रिकी फॉर्म में, ताकि इसमें कभी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि कौन सी चीज अपसारी है और कौन सी चीज अभिसारी है। अपसारी का मतलब ये है कि मतलब एकदम से उसका कोई अंत नहीं है, बहुत प्रसारित है अपसारी, ठीक है, अधिक विस्तृत, यानी कि अगर इंग्लिश में देखा जाए तो ओपन एंडेड, ठीक है। और अभिसारी की अगर बात करें तो अभिसारी को आप ऐसे याद रख सकते हैं, अभी का मतलब होता है जो चीज अभी के लिए है, बस मीन्स सीमित है, अभिसारी का मतलब सीमित, ठीक है। इंग्लिश में इनको डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट कहते हैं। तो ये था हमारा आगमन निगमन पे एक छोटा सा कह सकते हैं आप क्लास, या फिर एक ट्रिकी मेथड, जिससे आप आगमन निगमन को आगे कभी के लिए कंठस्थ कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब कोई भूलेगा। आपको अगर ये चीज समझ में आई हो, आपको लगता हो कि हाँ अब वाकई कभी नहीं भूलेंगे, तो कोई भी ऐसा टॉपिक हो, कोई भी ऐसा डाउट जो आपको बहुत टफ लग रहा है, आपका सीटेट एग्जाम होने तक आप हमें वो टॉपिक भेज सकते हैं, हम बना देंगे आपके लिए उसको बहुत आसान, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक सभी को आपके अपने अपने एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।